हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। क्या आप इंटीग्रेशन से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनाइए इस वीडियो को। मतलब आज ही देखिए इस वीडियो को। यार, ये भी एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में ही है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। और हम काइनेमेटिक्स के जरिए इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कैलकुलस का ही एक दूसरा हिस्सा माना जाता है। कैलकुलस कैलकुलस के दो हिस्से हैं, जो हमने पहली वीडियो में बात की थी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो आज इंटीग्रेशन को डिस्कस करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन का कुछ ऑपोजिट चलता है, कुछ ऑपोजिट। मैं ये नहीं कहूंगा, कुछ लोग तो एकदम ही बोल देते हैं कि इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। ये बात कहने सुनने में इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं, इसलिए हमें ऐसा सुनना अच्छा लगता है। बोलना भी अच्छा लगता है, पढ़ते हैं तो भी यही बात सही लगती है। लेकिन जब मैं आपको इस बात को भी समझाऊंगा कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या चीज़ है और डिफरेंशिएशन मैं आपको समझा चुका हूँ वो क्या चीज़ है, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें एंटायरली डिफरेंट हैं। बस मैथमेटिक्स की नज़र से ये लोग बोल देते हैं कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, बिना किसी बकवास के। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। आओ, इंटीग्रेशन की बात करते हैं। बच्चों को बहुत डर लगता है इंटीग्रेशन का। फियर्स वी फेस विद इंटीग्रेशन, तो आज के बाद ये फियर नहीं होगा, फियर लेस हो जाएगा मामला। समझ में आई बात? फियर लेस, यहाँ पे LES और जोड़ देता हूँ, फियरलेस ना। समझ गए ना? बस तुम फील तो समझो। ठीक है, इंटीग्रेशन से आज के बाद कोई डर नहीं है कि क्या चल रहा है, ऐसा देख के तो बिल्कुल बच्चों की हाँ, समझ गए ना? बस तो ऐसा हो जाता है। तो ये सब क्या है, आओ इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, इंटीग्रेशन, अभी आप पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को रिकॉल करो तो डिफरेंशिएशन क्या था? आप क्या कर रहे थे? दो वेरिएबल थे आपके पास, एक y और एक x, और इनकी जगह कुछ भी हो सकता है। y प्रेशर हो सकता है, x हाइट हो सकता है, ठीक है, y पोजीशन हो सकती है, x टाइम हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, इस वाले वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करके y वेरिएबल में कितना चेंज आया उसको एनालाइज कर रहे हो dx के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई क्या? मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, हमने ये पढ़ा था, एनालाइजिंग चेंज इन y, एनालाइजिंग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और बहुत छोटे छोटे से चेंज करके हम एनालाइज करते हैं इस बात को। समझ में आ रही है आपको बात क्या कह रहा हूँ? ठीक है, एनालाइजिंग चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और ये चेंज हम छोटे 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 से एनालाइज करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये T टेम्परेचर है और X क्या है, पोजीशन है। तो मैं क्या एनालाइज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या एनालाइज करके देगा ये पूरी चीज? ये हमें ये एनालाइज करके देगा कि अगर आप पोजीशन में dx का चेंज करो तो टेम्परेचर में dt का चेंज आएगा, और दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो एक बार पढ़ देता हूँ मैं इसको, क्या पढ़ूं? एनालाइजिंग चेंज इन टेम्परेचर, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन पोजीशन। बात समझ में आई क्या? तो ये है डिफरेंशिएशन। तो आज हम जो इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो क्या चीज है? मैं आपको मोटी मोटी सी बात बोलूं कि भैया इंटीग्रेशन ना एक जोड़ने की प्रोसेस है, समिशन की प्रोसेस है। समझ में आ रही बात आपको? लेकिन आप कहोगे कि मास्टर जोड़ना तो अपने को आता है, ये कौन सी बड़ी बात तू सिखा रहा है, हम तो बचपन से जोड़ते आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने जोड़ना सीख लिया था, बड़ी बड़ी वैल्यूज को जोड़ना सीख लिया था। तो मैंने कहा एक दो वैल्यू को जोड़ना नहीं, यहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यूज को जोड़ने वाले हैं। अब तुम बोलो मास्टर ये भी कौन सी बकवास तू अपने को बता रहा है, हमने तो इसको भी जाना है, हम इसको जानते हैं। अगर तू बहुत सारी वैल्यूज जुड़वाएगा, 2, 10, 12, 11, जो मर्जी तू बोले मास्टर, हम सब जोड़ने के लिए यहाँ तैयार हैं। इतनी सारी जोड़ दें हम, और बहुत सारी वैल्यूज को अगर जोड़ दें तो उसके लिए हमारे पास सिग्मा है। कौन है? सिग्मा। तो बात यहीं से शुरू है, मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत सारी वैल्यूज को जोड़ने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो उस पर आपका कहना मेरे से ये हो सकता है कि मास्टर हम तो सिग्मा को जानते हैं, और सिग्मा बहुत सारी वैल्यूज को ऐड कर देता है। जैसे कि मास्टर तू बोल दे कि भाई यहाँ पर Fi है, और ये F1 वैल्यू है, ये F2 वैल्यू है, ये F3 वैल्यू है, ये F4 है, एंड सो ऑन अप टू Fn। ये n वैल्यूज है मास्टर हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम I इज इक्वल टू 1 से लेके I इज इक्वल टू n लिख देते हैं। समझ में आई बात? तो आप अगर इस प्रोसेस को जानते हो, यहीं से मैं कहीं अपने काम की बात निकाल लूंगा। यही इंटीग्रेशन का एक बदसूरत वर्जन है।
बदसूरत क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इंटीग्रेशन ना इसके और रिफाइन वर्जन को कहा जाता है यही। इसके और रिफाइन वर्जन की अगर हम बात करेंगे तो हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। मेरी बातों को समझना मैं क्या कह रहा हूं। ये डिस्क्रीट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? डिस्क्रीट वैल्यू, अलग अलग पड़ी हुई है। 25 का 9 से कोई लेना देना नहीं है, 11 का 25 से कोई लेना देना नहीं है, और हम इन सबको आपस में जोड़ रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब अलग अलग पड़ी हुई वैल्यूज को हम जोड़ लेते हैं, जब अलग अलग पड़ी हुई वैल्यूज को हम जोड़ लेते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाती है समेशन। समझ में आई बात? लेकिन अभी एक स्टेप, दो स्टेप और आगे चलते हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी बात करूं कि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? बहुत छोटे छोटे चेंज पे जोड़ना है। समझना बात को। जैसे मैंने कहा एक तो 2 है और उसके साथ जोड़ना है 2.0001। समझ में आई बात? और फिर ऐसे ही एक और वैल्यू है 2.001, फिर एक और वैल्यू है 2.00, सॉरी और छोटा करते हैं, 2.01, और फिर है 2.1। तो ऐसे करके मतलब एक एक फील लो, 2 का 10 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं 2 के साथ इन सब वैल्यूज को जुड़वाऊं आपसे, तो कुछ तो बात हो रही है। मतलब बहुत छोटे छोटे चेंज पे मैं जोड़ रहा हूं। मैं अपनी बात जो ये मैं कह रहा हूं, ये ग्राफ की हेल्प से आप तक पहुंचाता हूं। आना मेरे साथ। अभी तक हम जल्दी से देख लें कि क्या बात हुई है। मैंने कहा आपसे कि इंटीग्रेशन एक जोड़ने वाली प्रोसेस का ही नाम है। और आप बोले कि जोड़ना तो अपने को आता है। मैंने कहा ये बहुत सारी वैल्यूज को जोड़ना पड़ता है। आपने कहा उसके लिए हमारे पास सिग्मा है, और बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज को हम ऐसे जोड़ लेते हैं, ये हमें समीशन प्रोवाइड कर देता है। तो अब मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं। देखना, अगर बात कुछ ऐसी होने लगे, ये ग्राफ अगर विजिबल ना हो, मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा शार्प कर देता हूं। हाँ जी, देखना जरा सा। ये एक एक्सिस है, जिस एक्सिस पर हम y कंसीडर करते हैं, और ये है हमारा x एक्सिस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा x एक्सिस है। समझ में आ रही बात आपको? और यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये जो ये बनी हुई है, ये सीढ़ियां जो बनी हुई हैं, ठीक है, उन्हीं के बीचों बीच एक छोटी सी चीज एनालाइज कराता हूं मैं आपको। ये एक ग्राफ है, ये रहा। समझे आप? ये ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। एक ये है, ठीक है राजू भैया, और एक ये है। ठीक है भैया। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि एक ग्राफ है अपने पास, ये रहा। थोड़ा सा ऊपर से बना लें, ये रहा। अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर छोटे छोटे से स्ट्रिप पड़ी हुई हैं डेल्टा एक्स की। ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स पे डिफाइन होने वाला कोई एफ एक्स फंक्शन है। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं क्या कह रहा हूं, एक छोटा सा डेल्टा एक्स हमने माना। डेल्टा एक्स है ये, डेल्टा एक्स, छोटा सा डेल्टा एक्स यहां पर माना। फिर मैंने एक और डेल्टा एक्स माना। समझ में आ रही बात आपको? फिर मैंने एक और डेल्टा एक्स मान लिया। फिर मैंने एक और डेल्टा एक्स मान लिया। समझ में आ रही बात आपको? तो अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि इन सभी स्ट्रिप को जोड़ा जाए, इन सभी स्ट्रिप को जोड़ा जाए, तो ध्यान दो। आप कहोगे मास्टर इतना तो रेक्टेंगल का पोर्शन है, लेकिन इसके साथ कोई एक ट्राइंगल है। मास्टर इतना तो रेक्टेंगल पोर्शन है, लेकिन इसके साथ कोई एक ट्राइंगल है। मास्टर इतना तो कोई रेक्टेंगल है, लेकिन उसके साथ कोई एक ट्राइंगल है। मास्टर इतना तो रेक्टेंगल है, लेकिन इसके साथ कोई एक ट्राइंगल है। तो यही जो छोटे छोटे से चेंज अब आगे बढ़ते बढ़ते हम बात कर रहे हैं। मैं कहूं मुझे इसका 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 सबका एरिया चाहिए और यहां तक चाहिए। तो ये वाली जो प्रोसेस है ना, यहां पर ये वाली जो प्रोसेस है, जब हम छोटे छोटे चेंज को एनालाइज करते हैं और उनको जोड़ते हैं, या तो बात ऐसी हो कि एक वैल्यू यहाँ है, जैसे बार ग्राफ होता है, फिर एक वैल्यू यहाँ है, फिर एक वैल्यू यहाँ है, फिर एक वैल्यू ये रही कहीं, यही मान लो,
फिर एक वैल्यू ये रही, ये है डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर आपको इसकी बात करनी हो, इसको जोड़ना है, फिर एक वैल्यू है इसको जोड़ना है, फिर एक वैल्यू इसको जोड़ना है, फिर एक वैल्यू इसको जोड़ना है, फिर एक वैल्यू इसको जोड़ना है, ये देता है सिग्मा। सिग्मा से बात बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पर यहां पर कुछ अलग है जिसको हमें समझना ही पड़ेगा, तभी हम इस पूरी प्रोसेस को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और फील के साथ कर पाएंगे। हमें कुछ समझने की जरूरत है। चलो, अब मैं आपको पहले इंटीग्रेशन की एक डेफिनेशन बता देता हूं, इंटीग्रेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या कहूं, कहीं लिखा है कि मेरे पास, अरे बिल्कुल लिखा, मैं लिख के लाया और आपके लिए, प्रोसेस ऑफ समीशन है, ठीक है। रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कह सकते हैं इसको मैथमेटिक्स की नजर से, एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, एंटी डेरिवेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये जो सिग्मा है, ये वाला जो पूरा है, इट इज यूज टू ऐड डिस्क्रीट वैल्यूज। कोई अलग बात यहाँ पर नहीं लिखी है, जितनी बोली थी वही लिखी है, बस टाइम बचाने के लिए। ये सब क्या है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, ये सब क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट वैल्यूज। बात समझ में आई क्या, डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है जी। लेकिन इन डिस्क्रीट वैल्यूज के एडिशन में भी अब आपको जो चीज समझनी है वो क्या है, कहाँ गया मेरा ग्राफ, यहीं पे, हाँ जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखो, और मैं इंटीग्रेशन के बारे में बकवास तो ना करूं, क्लियर हो गई बात। और छोटा सा एग्जाम्पल अगर जोड़ें तो, एक इतना बड़ा पराठा है, एक इतना बड़ा पराठा है, अब मैं उसको खाना है, तो दो तीन तरीके हो सकते हैं कि आप इसके, एक, भाई पापा लोग तो क्या करते हैं कि वो इस पूरी रोटी को 4 बार में ख़त्म कर देते हैं, चार भी नहीं, या 2 बार में ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हम नॉर्मल आदमी हैं, तो हम क्या करते हैं, बिट बाय बिट खाते हैं इसको। बिट बाय बिट भी बहुत छोटा हो गया, मतलब बच्चे बच्चे वाली बात हो गई। तो इतना सा टुकड़ा खा लिया, ये बच्चे की बात करते हैं, चलो इतना सा टुकड़ा खा लिया, फिर एक टुकड़ा उसने और खा लिया, ठीक है। और या चींटी की बात कर लो, चींटी क्या करेगी, इतना सा टुकड़ा खाएगी, फिर एक ये टुकड़ा खाएगी, ये टुकड़ा खाएगी, ऐसे करते करते ये, अब इनका साइज सिमिलर नहीं है कि मैं एन टाइम्स ऑफ वन वन बाइट कर दूं, ठीक है। मुझे हर बाइट का हिसाब रखना पड़ेगा। अगर ये कोई सोने का टुकड़ा है, तब की बात कर लेते हैं, तो मैं ये देखता जा रहा हूं कि ये खर्च होता जा रहा है, ये कंज्यूम होता जा रहा है, तो कितना कंज्यूम हो गया, तो मैंने पीछे उन सबको जोड़ा। वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में डिस्क्रीट है, लेकिन डिफरेंस कहीं कम आ जाएगा अगर बात चीटी की होगी। तो इस बड़े पराठे को हमें खाना है, तो जो भी ये टुकड़े छोटे छोटे से, इनको जोड़ते चले जाओ, तो ये क्या है, एक इंटीग्रेशन होता चला जाएगा। ये छोटे छोटे से टुकड़े हैं, जो भी कंज्यूम हो रहा है उसको जोड़ते चले जाओ, तो इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस है ये। बात समझ में आई क्या। और अगर मैं इसको फिजिक्स की नजर से कुछ कहना चाहूं, तो देखो, मैं ये जानता हूं कि dx बाई dt ये क्या है, वेलोसिटी है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होता है, यानी कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ये वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी का नाम होता है इंस्टेंटेनियस। खैर, तो dx बाई dt ये वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ dx को इधर ही रख लूं और v के साथ मैं यहाँ dt को भेज दूं, तो उस dt टाइम में जो पोजीशन में चेंज आया, क्या इस प्रोडक्ट से मुझे वो मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब ये वाली जो वेलोसिटी है, मान लीजिए ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना बाबा, यही है पूरी बात। ये वेरिएबल वेलोसिटी है, ऐसे जा रही है, तो यहां पर किसी टाइम, ये टाइम एक्सिस है, लाओ इसको अच्छे से बनाते हैं, इसी की हेल्प से हम समझेंगे इंटीग्रेशन को। मैंने कहा कि ये वेलोसिटी इस एक्सिस पर है, और इस एक्सिस पर टाइम है, और यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है, ठीक है। रैंडम मैंने कुछ भी बना दिया, ठीक है भैया। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो टाइम है, ये t1 टाइम है, इस t1 टाइम पे मुझे छोटा सा चेंज इन पोजीशन पता लगाना है कि छोटे से यहाँ पे जब पार्टिकल था, तो वो कितना चला dt टाइम में। बात समझ में आ गई क्या। तो ये dt, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं, तो
ये जो मैं यहाँ पर मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, लेकिन कर नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, ये dt है, बहुत छोटा सा टाइम है dt। इस dt टाइम में कितनी पोजीशन में चेंज आया, नाम मात्र का चेंज आया, नाम मात्र का ही चेंज आया। और वो कितना होगा, अगर मैं इस वक्त जो वेलोसिटी है उसको मैं v1 कह दूं, उसको मैं क्या कह दूं, v1, v1। अब v1 में और इस dt के जो मल्टीप्लाई है, क्या वो मुझे ये वाला एरिया दे देगा, क्योंकि v1 तो ये हो गई v1, और ये वाला जो टाइम है वो क्या है, ये dt टाइम है। तो यहाँ पर जो पोजीशन में चेंज आया मैंने उसको कह दिया dx1, और वो कितना हो गया v1 dt। v1 कितना हो गया, v1 इंटू dt। अब यही बात मैं कहीं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूं कि ये कोई इंस्टेंट t2 है, ये कोई इंस्टेंट क्या है मेरे भाई, t2, समझ रहे हो। t2 पे जाके मैं ये बात करूं, यही बात करूं, यहां पर जो वेलोसिटी है उसको मैं क्या कह दूं, v2, समझ में आया। और इस dt टाइम में जो चला वो, तो उसको क्या कह दूंगा, v2 इंटू डी टी। क्या ये एक और नया चेंज इन पोजीशन है dx2। ऐसे ही मैं कहीं यहां पर बात करूंगा, यहां पर बात करूंगा, यहां पर बात करूंगा, यहां पर बात करूंगा, ऐसे करके मैं इन छोटे छोटे चेंज इन पोजीशन को निकाल लूंगा। ये अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे अगर पूछे कि वो टोटल कितना चला, टोटल चेंज इन पोजीशन क्या है, तो आप क्या कहोगे, बाबा मास्टर इसको 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 और ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप जो यहाँ पर बनेंगी dt टाइम में, dt टाइम में, dt टाइम में, उन सबको जोड़ो, तब आपको नेट पता लगेगा कि नेट चेंज इन पोजीशन कितना आया यहां से लेके यहां तक। मेरी बात समझ में आई क्या। पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी के टाइम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, dt 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 dt, और फिर इन dt dt टाइम में जो जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज थी, आप उनसे मल्टीप्लाई करके उस dt टाइम में चेंज इन पोजीशन पता लगा रहे हो। और फिर जब आपसे कहा कि नेट चेंज इन पोजीशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, उन छोटे छोटे सेगमेंट में, टाइम के इंटरवल में जो पार्टिकल चल रहा था, उन सभी को आपने जितना चेंज इन पोजीशन निकाला उन सभी को आपने जोड़ दिया, तो आपके पास नेट चेंज इन पोजीशन आ गई। तो भैया इस चीज को ना हम सिग्मा से नहीं कर सकते, सिग्मा से हम इसको नहीं कर सकते। समझ में आई बात। ऐसे तो मैं यहाँ पे dx i लिख दूं और i इज इक्वल टू 1 से लेकर n कर दूं, लेकिन मैं इसको डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे चेंज हैं और ये डिस्क्रीट नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं। वो चेंज इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि किस पॉइंट पे बात चल रही है। समझ में आ रही बात आपको, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, इस पे डिपेंड कर रहा है ये dx। तो वो dx अलग अलग है। समझ में आई बात। तो भैया अब इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान से देखना, i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इस dx को क्या मैं v dt लिख सकता हूं, या मैं इसको v i dt लिख सकता हूं, कि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी भी तो अलग अलग थी, वो dt टाइम ही अगर आपने सेम रख दिया तो vi अलग अलग थी। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं। और इसी बात को ना हम थोड़ा सा खूबसूरती के साथ अगर लिखें, तो इस सिग्मा को मैं एक इस सिंबल में बदल देता हूं, जो बताता है कि यहाँ पर इनफाइनाइट एडिशन है, ये बताता है कि डिस्क्रीट एडिशन है, नंबर ऑफ एडिशंस डिफाइन कर देगा ये, एन नंबर ऑफ एडिशंस हैं। लेकिन यहाँ पे मैं उस एन को डिफाइन नहीं कर सकता, ये dt बहुत छोटा छोटा इंटरवल है मेरे भाई, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 1 से लेकर i, अगर मैं i की ही बात कर रहा हूँ, या मैंने यहाँ पे लिखा v dt। तो यहाँ पर ये dt कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, उस टाइम की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी जाती है कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ना समझ में आ रही हो तो मैं थोड़ी सी हेल्प अभी और करूंगा आपकी, और उसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा, ध्यान देना मेरी बात पे। तो हमने जितना लिखा, इसी बात को मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था, जो बात मैं कहते कहते रुका, कि यार यहाँ पे ना जब हम बात कर रहे हैं, तो एक बार के लिए आप ये समझो कि एक फिगर और है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। यहाँ से आप इसी पे आओ बस, पहले अभी एप्लीकेशन पार्ट को समझो, एप्लीकेशन पार्ट को देखो आप, क्या कह रहा है एप्लीकेशन।
हाँ जी, क्या कह रहा है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन कह रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है, इसको हम एरिया फाइंड करने में कहां पर इस्तेमाल करते हैं? एरिया फाइंड करने में इस्तेमाल करते हैं। अभी जो आपके सामने मैं कर रहा था, वो dt dt के छोटी छोटी स्ट्रिप, dt dt टाइम इंटरवल में छोटी छोटी स्ट्रिप को जोड़ते तो क्या मिलता? पूरा एरिया मिलता। अभी थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा मैं समझने की बात है थोड़ी सी। हम्म, इसको मैं बनाता हूँ दोबारा से, बनाते बनाते मैं रुक गया था, बना देता हूँ। देखो भाई, मान लो कि ये है कोई ग्राफ, ये कोई एफ एक्स है और ये कोई एक्स है। उस एक्स पे, किसी एक्स पे क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन की, वो वैल्यू यहाँ मैंने प्लॉट कर दी। समझ में आई बात? अब यहाँ x इक्वल टू जीरो से बात स्टार्ट हुई, मैंने डेल्टा x दूर इसकी बात की। अब x इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू क्या थी? वो एफ ऑफ जीरो होगी। फिर मैंने यहाँ पर माना एफ ऑफ एक्स वन, एक्स इक्वल टू एक्स वन, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स वन। फिर ये क्या है? एफ ऑफ एक्स टू। फिर ये क्या है? एफ ऑफ एक्स थ्री। फिर ये क्या है? एफ ऑफ एक्स फोर। तो एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। अब अगर मैं, ये डेल्टा एक्स ही है, ये कौन है? डेल्टा एक्स ही है। मैं इस स्ट्रिप का एरिया लिखना चाहूं, तो देखो यहाँ पे तो चेंज है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये सीधा ट्राइंगल नहीं है, इसके अंदर कर्व है। तो अगर मैं इसका एरिया लिखने लगूं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो वैल्यू है वो कौन है? एफ ऑफ एक्स थ्री और इंटू डेल्टा एक्स। क्या इस वाली स्ट्रिप का एरिया लिख सकते हो आप? एफ ऑफ एक्स थ्री इंटू डेल्टा एक्स। ये एरिया है, ये क्या है? एरिया। लेकिन इस एरिया में ना ये ट्राइंगल मिसिंग है। समझ में आ रही बात आपको? इस एरिया में ये ट्राइंगल मिसिंग है। और ये डेल्टा एक्स अगर और बड़ा होता, तो ये ट्राइंगल और ज्यादा बड़ा होता, तो जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। यहां पर मैं जितने भी एरिया लिखूंगा वो सब क्या लिखूंगा? यहां पर क्या लिखूंगा? एफ ऑफ एक्स टू इंटू डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स थ्री इंटू डेल्टा एक्स। तो मेरे पास जब भी मैं एरिया लिख रहा हूं, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स मिस हो रहे हैं। यही बात वो यहां पर कहना चाहता है कि जब जब आप इस मेथड को अपना रहे हो ना, तो आपके ट्राइंगल्स यहां पर मिस हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? या ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर आप ये वाली वैल्यू कंसीडर करोगे तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ट्राइंगल हमेशा आपको परेशान करेगा। समझ रहे हो आप? या तो वो एक्स्ट्रा आएगा अगर आप इस वाली वैल्यू को कंसीडर करोगे, और अगर आप इसके नीचे वाली को कंसीडर करोगे, कहाँ गया? अगर आप इसके नीचे वाली को कंसीडर करोगे तो ये वाला मिसिंग हो जाएगा, अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो इंटीग्रेशन में मैं चाहता हूं कि मैं एरर कम से कम लाऊं। तो उस एरर को कम से कम लाने के लिए मैं बहुत छोटी स्ट्रिप मानूंगा, इस डेल्टा एक्स का साइज घटा दूंगा, इस डेल्टा एक्स का साइज घटा दूंगा। भैया ध्यान से देखना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स डेल्टा एक्स, ये इंटीग्रेशन लिखा है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, ठीक है। और फिर इसी को मैं आपसे कहूं कि आप ऐसे लिखो कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। तो जब ये है ना भाई, जब इतनी छोटी बात आ गई, लेमडा लेमडा सिग्मा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन तक, तो इसी को लिख दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इसी को लिख दिया जाता है जहां पे आप एक्स की बात करते हो कि एक्स वन से लेकर एक्स एन तक, एक्स वन से लेकर एक्स एन तक। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? कि जो ये समीशन था जिसको मैं लिख रहा था एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स, और एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से लेकर एक्स एन तक। समझ में आ रही बात? जैसे एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ऐसे करते करते, तो इसके अंदर ये ट्राइंगल मिसिंग हो रहे हैं।
जो ट्राइंगल मिसिंग हो रहा है मुझे उनकी भी टेक केयर करनी है कि कम से कम मिसिंग हो और मैं एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच पाऊं, अप्रोक्सीमेट कर पाऊं जितना ज़्यादा कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पे लिख रहा हूं, मैं वही रिपीट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं। एक बार रिवीजन कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर समीशन डाल दिया, वही सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स वन से लेकर एक्स एन तक और एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो इसी बात को जब डेल्टा एक्स इतना छोटा हो चुका है तो इसी बात को मैं ऐसे लिख देता हूँ एफ एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर क्या है एक्स वन से लेकर या एक्स जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो भी कंसिडर किया है मैंने, तो एक्स जीरो से लेकर एक्स एन तक। तो ये देता है हमें टोटल समीशन। और अगर यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या आ रहा है, अगर आप यहाँ देखो तो क्या मिल रहा है, इन सब स्ट्रिप को जोड़ के क्या आपको एरिया मिल रहा है। तो यही इसकी एप्लीकेशन है। मैं इतनी ही फिजिकल मीनिंग पे बात कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ यूज टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, इट इज़ यूज टू चेक द टोटल चेंज इन पोजिशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह की टोटल चेंज इन मोमेंटम। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ वो सब इंटीग्रेशन की हेल्प से निकलती हैं। समझ में आई बात आपको? बच्चे कहें कि मास्टर इसका तो मैं जानता हूँ, ये वाई है, अगर ये कांस्टेंट टू है, यहाँ पर टू लिखा हुआ है, अगर ये टू लिखा हुआ है और ये एक्स तक जा रहा है तो मैं इसका एरिया डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2x। मास्टर अगर ये ऐसा है कोई y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन है तो किसी x पे x ही बन रहा होगा, तो इसका एरिया भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ हाफ इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर बाई टू। और अगर ऐसा है तो इसका भी एरिया मैं बखूबी लिख सकता हूँ, ये ट्रेपेजियम वाला है अगर मुझे वैल्यूज पता लग जाए। मैं आपसे कहूँ कि अगर कहीं दुनिया इतनी बदसूरत हो जाए तब आप उसका एरिया कैसे लिखोगे? एरिया अंडर द कर्व निकालना, अगर कर्व इतने खूबसूरत हैं, सॉरी इतने इजी हैं, इतने बचकाने हैं कि मैं उनका डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो अपनी खूबसूरती दिखाने पे आए कर्व, तो ऐसा हो गया, फिर आप एरिया कैसे लिखोगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी। तब फिर आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे, एक्स वन पे मान लीजिए वाई वन है और किसी एक्स टू पर मान लीजिए वाई टू है। तो अभी मैं क्या करूं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मतलब यहां से लेके यहां तक का एरिया पूछ ले वो, तब मैं क्या करूंगा एक्स वन से ले एक्स टू तक। तो मैं क्या करूंगा भैया, एक एक्स पे जाकर, एक्स दूरी पर जाकर एक डीएक्स डीएक्स की बात करूंगा, इतनी पतली सी स्ट्रिप काट लूंगा, ये जो स्ट्रिप है, और इस एक्स पर मान लीजिए ये मिलेगा आपको वाई, किसी एक्स पर क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है। अब इस स्ट्रिप को अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो वो जूम करके ऐसी दिख रही है, यहाँ पर ये dx है और ये y है, यहाँ पर फिर ये ट्राइंगल आ गया। दिस स्ट्रिप हैज स्मॉल एरिया dA इज इक्वल टू वाई डी एक्स प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये dx बहुत छोटा होगा तो एक बार के लिए मैं इस ट्राइंगल के एरिया को नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ट्राइंगल बहुत ही छोटा बनेगा, ना के बराबर एरिया होगा उसका। ठीक है भाई, तो फिर ये वही बातें हैं कि मैं dx को बहुत छोटा रखूंगा। ठीक है, तो और बकवास ना करते हुए हम डायरेक्ट अब थोड़े से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो इसका एरिया जो यहाँ पर ये लिखी है, ये चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि एक्स वन से लेकर अगर ये एक्स टू तक हो रहा था तो आप इसमें इतना कह सकते हो कि पहले आप, अगर आप स्ट्रिप स्ट्रिप एरिया ऑफ स्ट्रिप वन, एरिया ऑफ स्ट्रिप वन प्लस
एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, एरिया ऑफ स्ट्रिप 3, एरिया ऑफ स्ट्रिप 4, एरिया ऑफ स्ट्रिप 5, टू, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मेरा दिल ही नहीं मान रहा आपको ये बार बार बताने का दिल कर रहा है कि इंटीग्रेशन क्या है। मेरे सामने होते तो एक बार मस्त चिल्ला के बोल देता कि मास्टर फील आ गई, तो मैं इस एग्जाम्पल को फिर रोक देता। फिलहाल लिख देता हूं। तो ये क्या है, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx एंड सो ऑन। ये देगा आपको टोटल एरिया। फिर मैंने आपसे कहा कि इतनी क्या परेशान होने की जरूरत है, इसको फिर वैसे ही लिखो। y dx कहाँ से लेके कहाँ तक, x1 से लेकर x n तक, जहां तक भी आपको जोड़ना है। तो आपको ये उतने उतने ही देर उतनी ही लेंथ के बीच में जो एक्स डेल्टा एक्स के बीच में आएगा, ये x1 x2 के बीच में आ रहा है, जितना एरिया आएगा ये वो पूरा मिल जाएगा आपको। समझ में आया क्या? ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, बेसिक रूल। ठीक है भाई, तो अब आप समझे कि इंटीग्रेशन कैसे क्या होता है। तो इंटीग्रेशन y dx, इंटीग्रेशन इसको पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dx dx चेंज करते रहेंगे और y में जो जो चेंज आता रहेगा उसको जोड़ते रहेंगे। समझ में आ रही बात आपको? dx dx x में चेंज लाते रहेंगे और इस चेंज को y dx चेंज को हम जोड़ते चले जाएंगे। बात समझ में आई क्या आपको? तो अब यहां पर कुछ केस बनते हैं। इन केस इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो जब y कांस्टेंट होता है, फॉर एग्जांपल k है, तो y dx यहाँ पर क्या आएगा, मान लीजिए k dx, तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है बाहर और dx रह जाता है अंदर। अब मैं आपसे पूछूं कि dx dx जोड़ के आपको क्या मिलेगा? अब आप कहोगे कि dx dx जोड़ के हमें x ही मिलना चाहिए। छोटा छोटा सा मास जोड़ेंगे, dm dm dm, तो क्या एक मास ही मिलेगा, बड़ा मास? तो छोटे छोटे x को जोड़ेंगे एक बड़ा x मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा kx, kx। साथ में एक कांस्टेंट फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कोई कांस्टेंट है, मतलब जो ये है y जो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन x के साथ, ये kx है। साथ में मैंने कांस्टेंट एक बात की टेक केयर करने के लिए लगाया कि जब इंटीग्रेशन शुरू कर रहे थे, जब आपने जोड़ना शुरू किया, क्या उस वक्त तो ऑलरेडी कुछ y नहीं था वहां पे? समझने वाली बात है। ये जो c है, ये इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करेगा। अभी आप थोड़ी सी आगे चलो, समझ में आएगा। इनिशियल इनिशियल कंडीशन की टेक केयर करने के लिए लगता है। तो कांस्टेंट रूल है भाई, ये कांस्टेंट रूल। एग्जांपल मैं यहीं लिख देता हूँ फटाफट से। इंटीग्रेशन ऑफ पाई dt, तो ये क्या आया, पाई बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, और साथ में क्या लगेगा, कोई कांस्टेंट 2 dx, अभी था वहां पर 2 dx, तो यहाँ पर 2 बाहर और ये dx का क्या आ जाएगा, x, और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c। तो यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट वाले ग्राफ हैं, कांस्टेंट वाले जितने भी ग्राफ हैं, y ये है, ये 4 है, और ये कोई x एक्सिस है, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, मैंने कहा ये कोई x तक बात चली है, तो आपने कहा ये एरिया तो कितना हो गया, 4x हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार रूल। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार रूल। मान लीजिए कि इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 2 और 3 और 4 और 5 और 6, तो लेट्स से इफ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n, तो अगर इसका इंटीग्रेशन होगा y dx, तो क्या होगा इसमें, x रेज टू पावर n dx। आपने ऐसे का एक डिफरेंशिएशन भी पढ़ना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था nx रेज टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पर ऐसे का क्या बनेगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और साथ में फिर एक c लगाऊंगा इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करने के लिए। क्या बोला, इनिशियल कंडीशन की
टेक केयर करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। समझे? नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो या y इज इक्वल टू एक्स हो, इसको मैं अभी पीछे दिखाया भी था आपको, उसी को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। तो जब आप y dx करोगे, y dx, तो y की जगह तो आपको क्या पुट करना है, x। तो ये क्या बन गया, x dx। अब x की पावर क्या है, 1। तो फॉर्मूला लगाओ, x रेज टू द पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, और साथ में कोई एक कांस्टेंट c जो कि क्या करेगा, इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करेगा। और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। मैं इस बात को आपको ग्राफ से भी अभी दिखाया, अभी फिर से दिखाता हूं। मान लीजिए ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, ये y है, ये x है, और y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है। तो आपने देखा था कि ये x है और ये क्या है, ये भी x है। तो ये एरिया कितना निकल के आया था, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 ही तो आया था, और वही अभी हमारा इंटीग्रेशन से निकल के आया। समझ में आया आपको? और एग्जाम्पल देखना चाहते हो, y इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो गई, -1। और इसका ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू 1/x का ये होता है। तो आप इसका एरिया निकालने जा रहे हो। समझ में आई बात? ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जब आप पार रूल अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर -1 dx, और ये क्या बन गया, -1+1 डिवाइडेड बाय -1+1 प्लस सी। सर ये तो एक्स रेज टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 हो चुका है, मतलब ये तो नॉट डिफाइन हो गया। तो क्या पार रूल फेल हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल, ये एक एक्सेप्शन है। y इज इक्वल टू 1/x, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन आता है ln x। बाकी सब जगह एप्लीकेबल है सर, 1/x स्क्वायर पे डेफिनेटली एप्लीकेबल है, देख लो। 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर y dx, y की जगह क्या पुट करना है, 1/x स्क्वायर dx। तो यहाँ पर x की पावर क्या हो गई, -2, ये क्या हो गया, dx। तो x रेज टू द पावर -2+1 डिवाइडेड बाय -2+1। समझ में आया क्या? तो ये क्या हुआ, x रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, बोले तो -1/x। साथ में एक मैं कांस्टेंट भी ऐड करूंगा जो इनिशियल कंडीशन की टेक केयर करेगा। तो ये कितना आ गया, -1/x प्लस सी। समझ में आया आपको? और ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज और भी हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले। अगर ये साइन एक्स dx हुआ, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स हुआ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, वो आपसे कहे कि मुझे इतने पोर्शन का एरिया चाहिए, या किसी रैंडम रैंडम उसने इतना ही बोल दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये साइन एक्स का ग्राफ है और मुझे सिर्फ इतने एरिया का चाहिए, या यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, θ1 से लेकर x1 से लेकर x2 तक, θ1 से लेकर θ2 तक। तब आप क्या करोगे, सिंपल, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो चुका है, अगर इंटीग्रेशन इसका निकालना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ये आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी बनेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉस एक्स की बात करने लगे, कॉस एक्स dx, वहां पर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता था, माइनस साइन एक्स। यहां पर सिर्फ साइन एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये सी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहे हैं सी, इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करने के लिए। कुछ फॉर्मूलाज और देखते हैं, फिर चलते हैं आगे। कॉस एक्स का हो गया,
साइन एक्स का हो गया। एक और है ई रेज टू पावर एक्स। अगर वाई ई रेज टू पावर एक्स हो और आपको इसको सॉल्व करना हो तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। सी वही इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करने के लिए। ठीक है भैया। और ये वाली बात भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। अगर आप मास को जोड़ रहे हो, छोटे छोटे मास को जोड़ रहे हो, तो क्या मिलेगा आपको, एक बड़ा मास मिलेगा। अगर आप डीएल को जोड़ रहे हो, छोटी छोटी लेंथ को जोड़ रहे हो, एक बड़ी लेंथ मिलेगी एल, और साथ में कोई कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे ही dt को अगर आप जोड़ोगे, dt का इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा आपको, t प्लस सी। dz को जोड़ोगे z मिल जाएगा, dy को जोड़ोगे y मिल जाएगा, dx को जोड़ोगे x मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पर कुछ और फॉर्मूलाज भी लिखे हैं मैंने। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो मैंने आपको बताया ही कि जब भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो इनिशियल कंडीशंस की टेक केयर करने के लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर ही रहा हूँ। 10x का आ गया एल एन सेक एक्स, कॉट एक्स का एल एन साइन एक्स, सेक एक्स 10x का सेक एक्स, कॉसेक कॉट एक्स का कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एल एन एक्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये रेयरली यूज होते हैं, लेकिन जो पीछे अभी हमने लिखे हैं वो बे इंतहा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी अलजेब्रा की एडिशन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन की अलजेब्रा देख लेते हैं। क्या कहा, इंटीग्रेशन की अलजेब्रा देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे कि हमने वहाँ एडर वहाँ डिफरेंशिएशन में ही पढ़ा था कि अगर y जो है वो दो चीजों का समीशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर एफ एक्स और जी एक्स इन दो का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है तो इसको हम इंडिविजुअली इंटीग्रेट ऐसे करते हैं। एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया, और जी एक्स का इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे लिख के दिखा रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1, माइनस की जगह माइनस लगाया, साइन एक्स की जगह क्या लगा दिया, कॉस एक्स प्लस सी। साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये रहा प्लस सी। ठीक है। मल्टीप्लाई में अगर होगा तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे अगर लिखा हो एक्स साइन एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसका जब इंटीग्रेशन करने गए वाई डी एक्स जब हमने किया, तो यहाँ पर एक्स साइन एक्स और क्या है ये डी एक्स। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन जो करना है उसके लिए ही एक रूल यहाँ पे लिख रखा है कि मान लीजिए कि ये दो फंक्शन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को फर्स्ट मान लेता हूँ और किसी एक को सेकंड मान लेता हूँ। और जिसको फर्स्ट माना है तो फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो ओवरऑल बना इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। मास्टर तू बहुत तेज बोल गया, दोबारा से बता दे। देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो ये पूरा बना इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लेकिन ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, इसको किसको फर्स्ट कहना और किसको सेकंड, इसके लिए एक रूल है। किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड नहीं मान सकते, यहाँ पे एक रूल है। और ये रूल भी हमारी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए बना है। मतलब ये जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मान के, इसके अंदर मुश्किल हो जाएगा कभी कभी कि आप किसी को भी अगर फर्स्ट मान लोगे तो वो कैलकुलेशन आपकी ना फंसे, उसके लिए आपको एक रूल बताया गया, एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताया गया कि फर्स्ट इसको मानना, अगर ये ना मिले तो इसको फर्स्ट मान लेना, और ये ना मिले तो इसको फर्स्ट मान लेना। इस तरीके से करके मैं आपको रूल बताता हूं। उस रूल का नाम है आइलेट। टू चूज फर्स्ट एंड सेकंड यूज आइलेट। अब ये आइलेट क्या है इसको समझ लेते हैं। ये आइलेट क्या है इसको समझ लेते हैं। आइलेट
आइलेट में ये जो आई है ये बता रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। किसको बता रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल बता रहा है लॉग को, ए बता रहा है अलजेब्रा को, अलजेब्रिक फंक्शन, टी बता रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, ई बता रहा है एक्सपोनेंशियल को। तो जो भी पहले मिल जाए उसको बोलना है फर्स्ट। जैसे कि यहाँ पे एक्स साइन एक्स लिखा है तो एक्स कहाँ आएगा? अलजेब्रा में, और ये कहाँ आएगा? ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसको मानना है फर्स्ट और इसको मान लेना है सेकंड। इसको मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन। घबराओ नहीं, मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। देखो, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स dx, इसको मैंने कहा कि फर्स्ट मान लीजिए और इसको मैंने कहा सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। लो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ओहो, सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। अब आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स आएगा एज इट इज, साइन एक्स का क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पर क्या है? dx, इंटीग्रेशन इसका 1 हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या आया था? माइनस कॉस एक्स, तो ये क्या आ गया? प्लस कॉस एक्स dx, लेकिन इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता था, यहाँ साइन एक्स ही रह जाएगा और साथ में क्या लगा देंगे? हम c लगा देंगे। तो आपको ये समझ में आया? एक आप करना होमवर्क में। यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल है, और साथ में कौन है? लॉग है, ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स, और साथ में क्या है? मतलब ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो आई लेट को अगर आप फिर से रिकॉल करोगे तो एक्सपोनेंशियल है और ये लॉगरिथमिक है। तो लॉगरिथमिक को आप बोलोगे फर्स्ट और इसको बोलोगे आप सेकंड। समझ में आया क्या? अब जैसे कि वहां चेन रूल था फंक्शन ऑफ अ फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि वहां पे क्या था? चेन रूल था, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसा है, दादा पापा बेटा रूल जिसको बोल के मैंने पढ़ाया था, चेन रूल। ऐसे यहाँ पर दो ही फंक्शन को हम डील कर रहे हैं फिलहाल, दो फंक्शन को, दादा ऑफ हो चुके हैं, पापा और बेटा है। जैसे कि मैंने कहा कि इस डिब्बे पे लिखा है स्क्वायर, तो जो भी इनपुट आएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। एक्स है तो एक्स स्क्वायर, साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स, जो भी आएगा उसका स्क्वायर। फिर आगे एक साइन की डेफिनेशन लिखी है, तो अगर स्क्वायर हुआ अब उसका साइन होना है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको इसको अगर पढ़ा जाए तो साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, तो कैसे इसको डील करना है भाई? इसमें क्या करते हैं, ऐसा लिखा है ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पापा बेटा डीएक्स। तो क्या करो, पहले पापा का इंटीग्रेशन करो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ना रखते हुए कि बेटा कौन है, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में बेटे का कर दो डिफरेंशिएशन। समझ में आई बात? कुछ ऐसी ऐसी बकवास सी मैं बताता हूँ बच्चों को कि यार पापा बेटा बैठे हैं छत पे, एकदम से इंटीग्रेशन आया, तो बेटे ने कहा कि पापा पापा मुझे डर लग रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है। तो पापा ने कहा बेटे को कि तू जा नीचे चला जा, मैं इंटीग्रेशन को देख लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन से पापा लड़ रहे हैं, बेटा जब नीचे आ रहा था तो उसको डिफरेंशिएशन ने पकड़ लिया। तो बेटे का नीचे डिफरेंशिएशन, पापा का ऊपर इंटीग्रेशन प्लस सी। इसके ऊपर मैं आपको कई सारे इलस्ट्रेशंस दिखा देता हूँ। हाँ जी, आपको अगर इंटीग्रेशन करना हो 1/2x प्लस 5 dx, अब ये इसको कैसे पढ़ोगे? रेसिप्रोकल ऑफ 2x प्लस 5।
तो रेसिप्रोकल इसको डमी मानो तो आपका क्या हो जाएगा, पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x+5, यानी कि ये लॉग 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग। तो लॉग ऑफ 2x+5 इंटीग्रेशन हो गया, इसको इसको एक बड़ा एक्स मान लो, कैपिटल एक्स। समझ में आई बात। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बड़ा कैपिटल एक्स, सॉरी बड़ा नहीं बड़ा एक्स, ये इसको मैंने कोई या जेड मान लो, तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ जेड। ठीक है जी। और 2x+5 का भी डिफ्रेंसिएशन कहाँ लिखो, नीचे लिखो। तो 2x+5 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये सिंपल 2 बचेगा, और साथ में क्या है, c। तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ 2x+5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। समझ में आया क्या। और देख लो, साइन ऑफ 2x+5 की अगर बात हो, इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी वही बात है, पापा और बेटा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, एक्स की जगह 2x+5 लिखा है, तो 2x+5 एज इट इज रहने दो, और इसके नीचे डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो माइनस कॉस 2x+5 डिवाइड बाय 2। ठीक है बाबा। ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करना है। ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, एन ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय ए, और साथ में क्या लगा दिया, प्लस सी। ठीक है बाबा। तो ये था कुछ दादा पापा बेटा वाला चेन रूल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर रह रहा है, एक छोटा सा पार्ट और रह रहा है इंटीग्रेशन को समझने में, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोला उसको, कोई नई बात नहीं है, ये वही पुरानी ही बात है, बस इसमें इतना सा फर्क आएगा कि अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे, कहीं एक्स किसी एक इनडेफिनेट इंटीग्रल था, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो क्या था, इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब उसका और छोर हमें पता नहीं है, बस जीरो से लेके किसी रैंडम एक्स तक हम सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल कंडीशन का भी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इनिशियल कंडीशन का पता है। ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल ये है कि आपको लिमिट्स पता है, यहां तक ये कौन है, ये है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसी की टेक केयर करने के लिए हमें एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ रहा था जो इनिशियल कंडीशन की टेक केयर कर ले। तो अगर मैं आपको बता दूं कि आज सिर्फ ए और बी के बीच का ही इंटीग्रेशन हमें निकालना है, कल तक ऐसी बात हो रही थी कि किसी भी एक्स तक जाके सॉल्व कराओ, हमें नहीं पता, कोई भी नहीं, कुछ नहीं पता हमें, बस किसी एक्स तक, रैंडम एक्स तक सॉल्व कराओ। लेकिन यहां पर हम इनिशियल और फाइनल दोनों ही लिमिट बताएंगे। तो इसको लिखा कैसे जाता है, वहां लिखा भी है, मैं फिर से लिख देता हूं कि इसको ऐसे लिखा जाता है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन तो आप करने आए, लेकिन कहां से लेके कहां तक, एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक, ये बताना पड़ता है। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पे अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कोई कैपिटल एफ एक्स है, एफ एक्स प्लस सी है मान लो, ये सी तो आज हटा ही देंगे हम क्योंकि डेफिनेट की बात करने वाले हैं। मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करके कैपिटल एफ एक्स आता है, तो यहाँ पर अब लिमिट एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी हमने ऐसे लिखी है, ए से लेके बी तक सॉल्व करना है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ बी, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, बी। पहले अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट कहते हैं, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो ये बाउंडेड बाउंडेड एरिया है, ये क्या है, बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड मतलब डिफाइंड लिमिट्स के बीच में हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस अपर लिमिट डाल के माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट डाली, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, डिफाइन कर रखा है ये, आप देख लो, वही सब बातें हैं। अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये इंटीग्रेंड इसको बोला जाता है जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है वो, और फिर इसको जो सॉल्व करके आता है उसके अंदर हम लिमिट्स पुट कर देते हैं।
ठीक है भाई। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल क्या है ये, कि एक साइन एक्स का कर्व दे रखा है और उसने कहा कि शेडेड पोर्शन बताओ। तो शेडेड पोर्शन उसने कह दिया कि पाई/3 से लेकर पाई/6 से लेकर पाई/2 तक मुझे ये वाला शेडेड एरिया पता लगाना है। समझ में आ रही बात आपको? जो भी अभी हमने पढ़ा उसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं हम अभी, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो आज y इज इक्वल टू साइन थीटा का आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने जा रहे हो, कहाँ से ले कहाँ तक, पाई/6 से लेकर पाई/2 तक। तो बहुत आसान है ये, इसके अंदर क्या ही होना है, अभी जो समझा है बस वही करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहां से ले कहां तक, जब थीटा पाई/6 है वहां से लेकर पाई/2 तक, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक, पाई/6 से लेकर पाई/2 तक। तो पाई/2 जब पुट करोगे पहले यहाँ पे, अब इसको ये लिमिट पुट करनी है यहाँ पे, तो कॉस ऑफ माइनस माइनस बाहर, कॉस ऑफ पाई/2 माइनस कॉस ऑफ पाई/6, तो क्या बन गया, कॉस पाई/2 कितना होता है 0, और पाई/6 बोले तो 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया ये, प्लस √3/2 इज द आंसर। चलो अब आप जल्दी से 0 से पाई/2 के लिए सॉल्व करो। अगर यही बात आपसे पूछ ली जाए कि 0 से पाई/2 के लिए करनी है, रिपीट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है, ये वाला एरिया निकालना है पूरा कंप्लीट, 0 से पाई/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, थीटा इक्वल टू 0 से लेकर पाई/2 तक, माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर पाई/2 तक, तो माइनस बाहर कॉस ऑफ पाई/2 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस पाई/2 इज अगेन 0, कॉस 0 इज 1, या माइनस माइनस प्लस, तो +1 इज द आंसर। यहाँ पे कांस्टेंट c ऐड नहीं करते, यहाँ पे हम लिमिट्स लिख देते हैं डायरेक्ट, और लिमिट्स की वैल्यूज पुट करके ही हम अपने डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है ओवरऑल इंटीग्रेशन जो आपके काम में आता है। अब एक और एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, एप्लीकेशन ही देख लेते हैं इसकी। मान लीजिए कि कोई वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम is given as vt is equal to t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, कि किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी बतानी है तो ये बतानी है। अब आपसे वो कह रहा है फाइंड चेंज इन पोजीशन फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हो कि इंटीग्रेशन आपकी पूरी मदद कर रहा है। जैसे कि वेलोसिटी होती है dx/dt, आपने लिख दिया उसको यहाँ पर ये, और ये क्या है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। तो जब आपने इसको देखा तो ये तो इंटीग्रेशन वाली बात ही हो रही है, जरा देखना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक है, लिमिट पुट करनी है, टी इक्वल टू 2 से लेकर टी इक्वल टू 4 तक। बात समझ में आई आपको? और ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, कोई इनिशियल कंडीशन कुछ नहीं दे रखी, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो यहाँ पे अच्छा बात कर लेते हैं, गिवन दैट
x इज इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1 एट t इक्वल टू 2। तो जब t2 था x 1 था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है इधर भी। तो जब t2 था तो x 1 था, 4 पे कितना होगा वही मुझे निकालना है। तो यहाँ पे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन हुआ x 1 से लेकर कैपिटल X, यहाँ टी स्क्वायर का। अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन करो, टी स्क्वायर का क्या आएगा, टी क्यूब बाय 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, यानी डी टी का इंटीग्रेशन वो टी आएगा। अब यहाँ 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 4 16 64 64 बाय 3 माइनस, तो ज़्यादा क्रांतिकारी ले लिए, ऐसा नहीं, कोई नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 4 4 16 बाई 2 यानी कि 8 प्लस 4, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 2 4 4 2 8, 8 बाई 3 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अगेन 2 फिर 2, और यहाँ पर क्या है x माइनस 1। तो आप इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू निकाल लो। x एट t इक्वल टू 4 कितना होगा, समझे क्या, ये कौन है, एट t इक्वल टू 4, समझे क्या। तो इंटीग्रेशन की ऐसे एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी जहां पे आप चेंज को एनालाइज करोगे। बाकी आपको जो डीपीपी मिलेगी आप उसको सॉल्व करो। आसान है इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम आप सीख गए हो, इंटीग्रेशन आप सीख गए हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। एक डीपीपी आपको जो मिलेगी वो डीपीपी जरूर सॉल्व करना, ठीक है बाबा। डीपीपी जो आपको मिलेगी इंटीग्रेशन की, उसको जरूर सॉल्व करना, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेशन में जब हम सवाल उठाएंगे तो इंटीग्रेशन के भी सवाल ले लेंगे, ठीक है बाबा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मज़े करो, खूब खुश रहो, आग लगाओ दुनिया में, पढ़ाई करो बाबा, बाय बाय।